इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों की रिपीटिशन है, लेकिन वो रिपीटिशन बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए कि हमने जिन चीज़ों को देखना है, उनको हम बार-बार देखते हैं और फिर बार-बार देख के उन चीज़ों को समझते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में फर्दर वेरिएशंस होती रहती हैं, उन्हीं चीज़ों में चीज़ें और ऐड होती रहती हैं, तो उसका जो बेस है, वो बार-बार रिपीट हो रहा होता है और फिर वो बेस याद हो जाता है। तो ये हमारी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगी मशीन लर्निंग के वर्कफ्लोज में से। हम इसमें क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे वेक्टर डेटा के ऊपर। उसके बाद हैंडल करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस रिग्रेशन प्रॉब्लम ओवर वेक्टर डेटा। फिर इसके बारे में ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि एक चीज़ होती है जिसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। और उसमें जैसे हम यहाँ पे जो एक एग्जांपल दे रहा है, वो एग्जांपल ये है कि अगर हमने कोई मूवी देखी हो और उस मूवी के रिव्यूज़ डिफरेंट लोगों ने जनरेट किए हों, जब वो रिव्यूज़ देते हैं कि ये मूवी अच्छी है या बुरी है या बहुत बुरी है, तो उसको उस मॉडल को ऐसे ट्रेन करना कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एक अच्छा कमेंट है या ये एक बुरा कमेंट है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इसमें एक कुछ 2 और 3 चैप्टर में जो एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास बाइनरी क्लासिफ़िकेशन थी, मल्टी क्लास क्लासिफ़िकेशन थी और स्केलर रिग्रेशन थी। अच्छा, बाइनरी क्लास में वही 0 और 1 की वैल्यूज़ हैं। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में डिफरेंट जी ये सेंटिमेंट एनालिसिस ही है। अच्छा, देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में टू मोर देन टू, अगर आपके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बनती है मोर देन टू, तो मल्टी क्लास हो जाती है और फिर उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन का मॉडल आ जाता है। अभी जो हम जा रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन पे, कि आइदर ये वाला जो रिव्यू है वो 0 है या 1 है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ट्रू है कि फॉल्स है, इस तरह से जो हम चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, फिर ये बताता है कि 3 मिसालें देख के कि अगर हम ये कहें कि रिव्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में आ सकता है। रिव्यू अगर बहुत सारे इसके अंदर मल्टी क्लास में बहुत सारे अगर आउटकम जनरेट होने के चांसेस हैं कि 10 1 से 10 तक कोई भी ऑप्शन को वो देख के, जैसे हमने अभी काफ़ी दफ़ा उसकी एग्ज़ाम्पल ली, 0 से 9 तक के हैंड रिटन डिजिट्स थे, तो उसमें से कोई भी आउटकम आ सकता है। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की एग्ज़ाम्पल है। और अगर हम रिग्रेशन की, स्केलर रिग्रेशन की एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, तो हम ये देख सकते हैं, जैसे हाउस हाउस है, उसके हम प्राइस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें हम जो हमारा डेटा का स्टाइल होता है, वो ऐसा होता है कि अगर इतने कमरे होंगे, 4 कमरे अगर होंगे, तो और वो रोड साइड फेसिंग होगा, तो उसके रेट इतने होंगे। अगर वो शहर से दूर होगा तो इतने होंगे, अगर 2 कमरे होंगे तो कितना होगा, फ्लोर कौन-सा है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह का डिफरेंट डेटा डाल के जब हम उसको ट्रेन करते हैं, तो वो ये हमारे पास रिग्रेशन की एग्ज़ाम्पल आ जाती है। दीज़ एग्ज़ाम्पल्स विल बी योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एंड टू एंड मशीन लर्निंग वर्क। ये जो सिंपलेस्ट सी 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये आपका मशीन लर्निंग का फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, बेस है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह का मॉडल किस तरह से ट्रेन होता है। यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू डेटा प्री प्रोसेसिंग। आप इंट्रोड्यूस होंगे इस चीज़ से कि प्री प्रोसेस कैसे करना है आपने डेटा। आपने बेसिक मॉडल आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को कैसे समझना है और मॉडल को एवेल्यूएट कैसे करना है, कि ये कैसे होगा। अब इसकी थोड़ी-सी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इस किताब में इस चैप्टर के साथ ही इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम यूज़ करते रहेंगे और वो किस तरीके से लाइक उनके मतलब क्या हैं, वो थोड़े-थोड़े मतलब इसके बताए हुए हैं। जैसे सैंपल और इनपुट, जिसको हम समटाइम फीचर्स भी कहते हैं, ये डेटा है जो हम मॉडल को देंगे। प्रेडिक्शन और आउटपुट वो है जो इसका रिजल्ट आएगा या जो हम प्रेडिक्ट करेंगे। टारगेट वो है कि जो ट्रुथ है कि हमारा मॉडल इतना ट्रेंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैट्स और डॉग्स की अगर पिक्चर्स हैं, तो हम 98% हम पहले से सोच लेते हैं कि ये टारगेट है, 98% तो रिजल्ट आना ही चाहिए।
प्रिडिक्शन एरर और लॉस वैल्यू जिसके ऊपर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे दो बातें जो हमने पहले की, एक प्रिडिक्शन और आउटपुट और दूसरा टारगेट द ट्रुथ। इसके बीच का जो फर्क है, इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा, उसको हम लॉस वैल्यू कहते हैं। क्लासेस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, तो जैसे अगर हम ये देखें कि कैट्स एंड डॉग्स की जो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसमें कितनी क्लासेस, अच्छा ये पॉसिबल लेबल्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अच्छा, तो फिर इस तरह से अगर डॉग्स और कैट्स का वो है, तो उसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं। लेबल्स क्या है जो हम एनोटेट करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं और उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है, लेबल दिया हुआ है, उसको एनोटेट किया हुआ है, ये कैट है क्या डॉग है, दैट्स इट। अच्छा, पहले जो ऐसा होता था, जो डेटा सेट थे वो तकरीबन सारे ही ह्यूमन ही उसको एनोटेट करते थे। बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क वेयर ईच इनपुट सैंपल शुड बी कैटेगराइज। बाइनरी क्लासिफिकेशन को अभी मैंने डिस्क्राइब किया, क्या होती है, 0 और 1 की वैल्यूज में, जिसमें सिर्फ 2 क्लासेस होती है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसमें मोर देन 2 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन पे अम, इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक काम करने का, लेकिन मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन का जो डेटा टाइप है वो इस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक अगर डिजीज है और उसके मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम उस डिजीज के ऊपर अगर लेबल डालें तो वो मल्टीपल लेबल्स हो सकते हैं। उसको ट्रेन करने का तरीका बिल्कुल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं जिसमें मोर देन 1 लेबल्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट के ऊपर मोर देन 1 लेबल का होना, और ज्यादातर ये मेडिकल, मतलब सारा नहीं लेकिन ज्यादातर ये मेडिकल की लिए यूज होता है। देन स्केलर रिग्रेशन, जहाँ पे आपकी वैल्यूज, जहाँ पे आपका डेटा स्केलर होता है, वहां पे ये जैसे जिसमें हम ये देखें, ये कहता है कि जो हाउस प्रेडिक्टिंग प्राइस हाउस प्रेडिक्टिंग प्राइसेस हैं, ये गुड एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि स्केलर रिग्रेशन है। जो वेक्टर रिग्रेशन है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। जिस तरह से हमने कंटिन्यूस वेरिएबल्स पढ़े थे, इसी तरह से कंटिन्यूस वैल्यूज भी होती हैं। और अ कंटिन्यूस वेक्टर, इफ यू आर डूइंग रिग्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज, अगर आप रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो देन हम उसको ये कहते हैं कि वेक्टर रिग्रेशन है। सच एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ बाउंडिंग बॉक्स ऑफ इन इमेज, ये थोड़ी मुश्किल बात है। जब हम पिक्चर्स का डेटा, अर्शी तुम हो हमारे साथ? हाँ ना, मैं हूँ, क्लास में हूँ। अगर तुम चाहती हो बाउंडिंग बॉक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो करना, ताकि ये वेक्टर रिग्रेशन थोड़ा सा और समझ में आ जाए। नहीं, हम आगे ही डिफाइन करेंगे, अभी इनको ये नई काफी, चीज हाँ, बाउंड्री, क्योंकि उसमें ठीक हमें है। बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं कि बस यहाँ तक, इससे ज्यादा वो हमें कोई वैल्यू सेट करनी पड़ती हैं। अभी जब हम अच्छा, ये ट्रेनिंग आता है कर, कॉन्टिन्यूस, इसको कॉन्टिन्यूस जो है ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं इसमें, एक के हम्म, बाद एक वैल्यूज आ रही होती हैं और एक स्केलर होती है, तो दोनों मॉडल्स अलग तरीके से ट्रेन होते हैं, स्केलर अलग वेक्टर अलग। मिनी बैच और बैच, मिनी बैच में हम जब डेटा को ले रहे होते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, तो हम उसके डिफरेंट बैचेस बना लेते हैं, जो कि ये कहता है, हमने ज्यादातर 128 तक भी देखे हैं, इससे ऊपर भी देखे हैं, ये कह रहे हैं 8 से 128 के बीच में होते हैं टिपिकली, मतलब ज्यादातर। मतलब ठीक है। लाइक जैसे आप लोग सैंपल देते हो ना, मतलब जैसे ऊपर हमने बताया ना कि इनपुट सैंपल्स, तो जो आप सैंपल्स दे रहे हो वो, उसकी जो क्वांटिटी है वो बैच समझ लो, आप कितने सैंपल उसके अंदर आप डाल रहे हो। जैसे हमने ऊपर के मॉडल में डाला था 128 सैंपल्स हमने एक बैच में उठाए थे। तो अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम करने लगे, लाइक वो सही से प्रोडिक्शन नहीं करे, क्योंकि अगर आप बड़ा बैच दे रहे हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें मिनी बैचेस देने पड़ते हैं, ताकि हमारा बैच एक कम क्वांटिटी के अंदर जाए और वो अच्छे से चीजों को रीड करे। बड़ा बैच जो होता है उसमें फिर ये होता है कि सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब वो ओवरफिट हो जाता है सब कम, मतलब ये ओवरफिटिंग, अंडर फिटिंग, बोटल नेक, ये मतलब कि तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें खत्म करना होगा, ये मतलब डिफरेंट कॉजेस की वजह से होता है। और जो बैच साइज ज्यादा देने की वजह से होता है, वो उसका प्रॉब्लम अलग है।
तो मिनी बैच में क्या हो जाता है कि हमारी मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आ जाए, तो फिर हम उसको मिनी बैच के साइज में देते हैं। बैच साइज हम छोटा कर देते हैं। मतलब अगर 128 इमेजेस हम दे रहे हैं और उसमें हमारी प्रिडिक्शंस अच्छी नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारी 128 आवाज खराब और हो गई है। फिर हम ये करें। अब आवाज सही आ रही है? हेलो? हेलो? हाँ, अब तुम्हारी आवाज। हेलो हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ, शायद मेरा इंटरनेट खराब था, बाकी लोगों को आवाज आ रही थी। यस यस। यस मैम। यस मैम। चलो ओके। बस ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ, तो बस बैचेस में यही है कि मतलब अगर 128 इमेज देने से हमारा मॉडल में प्रिडिक्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वो ट्रू टारगेट से मजीद और दूर हो रहा है, मतलब उसके वेट सही से जनरेट नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, उस बैच को मिनी में कर देंगे। लाइक 128 के मजीद छोटे छोटे बैचेस बनाकर हम अपने मॉडल को दे देंगे। अच्छा, आप लोग खुद से भी ये करके देखिएगा कि जब अगर आप 128 का बैच दे रहे हो तो क्या एक्यूरेसी आ रही है, फिर अगर आप उसी बैच को कम कर दो तो फिर क्या एक्यूरेसी आ रही है। इस किताब के अंदर जितने भी मॉडल्स मौजूद है ना, और जो उन्होंने बैच साइज वगैरह सेट कर दिए हैं, तो इन्होंने मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद ये बैचेस सिलेक्ट करें। लेकिन आप लोग भी डिफरेंट तरीके से बैच साइज सिलेक्ट करना, ताकि आप लोग को पता चले कि ये बैच साइज क्यों स्पेसिफाई किया था, कितने लोगों ने इस पे ट्रेनिंग करी थी, तो उन्होंने देखा इतना बैच देने पर ये ट्रेनिंग सबसे बेस्ट आ रही है। ठीक है? तो मतलब यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि बहुत ही मतलब आपने फिक्स कर दिया है। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है? और एक अच्छा, चीज इस मैं थोड़ा सा अनम एक चीज और डिफाइन करूंगी। ऊपर चैप्टर में तुमने मतलब मैं थोड़ी सी आई थिंक क्लास जब स्टार्ट हुई तो मैं मौजूद नहीं थी। तो ऊपर चैप्टर में आप लोगों ने ये चीज देख ली है कि मॉडल के जो आउटकम्स होते हैं वो कितने टाइप से आ सकते हैं। मतलब वन हेड आउटपुट होता है, मल्टी हेड आउटपुट होता है, रेजिडुअल आउटपुट होते हैं। तो ये चीज आप अनम तुमने इनको बताई थी कि मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब बाइनरी में बाइनरी मतलब बाइनरी आ रहा है, लेकिन जब हम आगे मॉडल्स को पढ़ेंगे तो ये डिफरेंट मॉडल के आर्किटेक्चर होते हैं कि इनपुट जब दिया जाता है तो उससे आउटपुट कितना निकाला जाता है। उसमें डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं और वो मॉडल डिफरेंट तरीके से ट्रेंड होते हैं। मैडम थोड़ा सा और ऊपर जाओ कि मैं थोड़ा सा इन लोगों को वो दिखा दूं कि मल्टी हेड किस तरीके से है और रेजिडुअल क्या है। नहीं, यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा ऐसे, मल्टी हेड और रेजिडुअल। नहीं, हमने ये तो चैप्टर 3 में था, जो तुम चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया ना, ये सब चीजें चैप्टर 3 हम्म, में थी। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाओ। एक मतलब बस ये एक। काम करो तुम ना, तुम अपने, मैं इसको आगे लेके जाती हूँ। तुम ना अपने पास वो करो, सर्च करो, फिर तुम्हें मैं शेयरिंग अलाउ करवा दूंगी। नहीं, तुम मैं उसको तुम्हें ढूंढ पेज के नंबर रखो। खुद देखकर बता देती हूँ कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट इन सेंस हाँ में हाँ, लोगों तुम को पेज पता नंबर होना देख लो। चाहिए कि मतलब आउटकम्स कितने टाइप के बाहर निकलते हैं और मॉडल कितनी तरह से होते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, तो उसका आउटकम क्या आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाँ, डेटा पर डिपेंड करता है कि इस डेटा से हमारा आउटकम कितना आना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा आई थिंक तुमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया ना, मैं मौजूद नहीं थी, तो इनमें मतलब तुमने तुम पेज नंबर देख लो और उसके बाद बता दो। जितनी देर तुम पेज नंबर देख रही हो, मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। हाँ तुम ठीक है, क्लास। बाय अस्सलाम द एंड वालेकुम। ऑफ दिस चैप्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सॉरी, मैं जी। आज न्यू क्लास में, तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था आप मशीन लर्निंग पढ़ा रही थी। आज डीप लर्निंग का शायद चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बता देंगी कि कैसे आगे फ्लो चलेगा। हाँ, मैं अगर क्लास के एंड में बता दूं, तकरीबन जब 5 मिनट बचेंगे ना, तो फिर मैं बताती हूँ कि क्लास का फ्लो। इसके बाद ये, अभी तो ये तकरीबन ये वाली बुक हमारा महीना ले जाएगी। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर हम देखेंगे कि हम मॉडल कौन सा ट्रेन कर रहे हैं, हम पाईटॉर्च पे भी जा सकते हैं। किसी और टॉपिक पे भी जा सकते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस बुक के बाद पाईटॉर्च होगी, और ये वाली बुक 7 PM वाली जो हमारी चैट है उसमें शेयर हुई हुई है। जी ठीक है, तकरीबन मतलब हम उसको ही फॉलो करेंगे अभी।
हाँ, हम इसको अच्छा ज्यादातर कुछ चीजें इसमें से हम छुड़वा रहे हैं जो हम बाद में दोबारा ऐड करेंगे, या हम मे बी उसको ना ऐड करें, उसकी जैसी किसी ऐसी वेबसाइट या ऐसी वीडियो को ऐड करें कि जिससे हमारे 50 मिनट का काम 10 मिनट में हो जाए, मे बी अच्छा, यहाँ पे और ज्यादा मैम डिटेल्स हो। प्रैक्टिकल को हम्म। लेके क्या? हाँ देखो, यहाँ पे अभी हम आगे जा रहे हैं ना, इसी वाले चैप्टर में यहाँ पे ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। अनम तो अगर 87 जिनके पेज पास, निकालना, ठीक 87 है, पेज। जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो काइंडली अपने लैपटॉप्स क्लास में लेके आए, और क्लास में आके जब भी लाइक हम प्रैक्टिस की तरफ जाएं तो साथ साथ मॉडल ट्रेन करो, ताकि जैसे ही तुम लोगों को प्रॉब्लम आए, वहां पे कोई एरर आ रहा हो, तो हम यहाँ पे हों कि हम उस एरर को रिजॉल्व कर सकें। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी कि जब 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 अच्छा अभी अगर किसी के पास नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, है तो अपने लैपटॉप्स खोल लो, क्योंकि इसके बाद तो हाँ हम हाँ, बस ना हो जाएगा। ये पेज, ये है ना, द फ्रॉम लेयर्स टू द मॉडल। थोड़ा सा ना, हम्म, हाँ ये देखिए, ये चीज जरा थोड़ा सा देख लो आप लोग कि यहाँ से देयर आर सम कॉमन वंस, मतलब ये थोड़ा सा आप लोग देख लो कि फ्रॉम लेयर टू मॉडल, अ डीप लर्निंग मॉडल इज अ ग्राफ ऑफ लेयर। ठीक है, जो हम मॉडल बनाते हैं वो बेसिकली एक लेयर का ग्राफ है, क्लास के अंदर अंटिल द यू ओनली। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा था सिक्वेंशियल मॉडल पढ़ा था, ठीक है, जिसकी सब क्लास होती है मॉडल, विच इज द सिंपलेस्ट स्टैक लेयर्स मैपिंग टू द सैंपल इनटू द सिंगल आउटपुट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल इनपुट देते थे और सिंगल आउटपुट लेते थे। ठीक है, बट एज यू मूव फॉरवर्ड, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा ही नहीं है हमेशा कि आप सिंगल एक इनपुट दो और एक सिंगल आउटपुट लो। यहाँ पे आप देखो, टू टू ब्रांच नेटवर्क, मल्टी हेड नेटवर्क एंड रेजिडुअल कनेक्शंस। ठीक है, ये ये तीनों आगे आप मॉडल्स को पढ़ोगे कि ये टू ब्रांच हेड किस तरीके से बनता है, मल्टी नेटवर्क किस तरीके से बनता है, एंड रेजिडुअल कनेक्शंस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अनंत थोड़ा सा नीचे अब जाना। हम्म, ये जो मतलब पिक्चर आएगी ना, ग्राफ की जो पिक्चर आएगी कि मॉडल मूव कैसे कर रहा है, ये देखें, ये जो ये देख रहे हो ना आप लोग पिक्चर में, आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये कनेक्शंस बन रहे हैं। मतलब डेंस, मतलब बीच में लेयर्स हैं, फिर लेयर नॉर्मलाइज लेयर लगाते हैं हम, अभी आप आगे पढ़ोगे कि लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। फिर आप ये देखो कि मल्टी हेड, देखो ये मल्टी हेड अटेंशन, देखा, इसमें मतलब आपका जो आउटकम निकलेगा वो क्या होगा, मल्टी हेड भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा आपका, मतलब रेजिडुअल भी हो सकता है। रेजिडुअल में किस तरीके से होगा, बीच में से आपको बिल्कुल एक अलग पैटर्न पर आप निकल जाओगे, जो आपका मॉडल चल रहा होगा लेयर टू लेयर, मतलब रेजिडुअल में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें आप दिमाग में रखना कि जब हम मॉडल में इनपुट देंगे, ये नेसेसरी नहीं है कि वो सिंगल एक ही फॉर्मेट में बाहर निकल कर आए। ठीक है, जैसे हम एक टेक्स्ट देते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि इसकी समरी कर दो, इसके क्वेश्चन आंसर बना दो, तो वो क्या कर रहा है, हम दे तो एक रहे हैं, लाइक एक हम पैराग्राफ दे रहे हैं, तो हम दे क्या रहे हैं, हम एक इनपुट दे रहे हैं, लेकिन उससे आउटपुट कितने निकलवा रहे हैं, मतलब फिर इसमें क्या हो गया, इसमें डिफरेंट आउटपुट निकल रहे हैं हमारे, कि वो एक समरी को समराइज करेगा, वो क्वेश्चन आंसर भी बना सकता है, वो उसका, जब आप अभी समटाइम्स तो तुम्हें याद है वो जब हम पढ़ रहे थे, सिर्फ एक जुमला उसको दिया था और उसने पूरी स्टोरी बनाई थी उस पे, ओनली वन सेंटेंस, उस सेंटेंस को सेंस किया कि किस सेंस में बात हो रही है, और अपनी समझ के मुताबिक पूरी स्टोरी बना दी। हाँ, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप आगे मॉडल बनाओगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो लेयर टू लेयर सिक्वेंशियली चलेगा, नहीं, कि पूरा इनपुट एक ही तरह से प्रोसेस होके पूरा उस तरीके से आउटपुट निकल रहा है, जितना इनपुट दिया जा रहा है उतना ही आउटपुट निकल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस सॉरी, चलो अनम, अब आगे कंटिन्यू कर लो, बस मुझे ये चीज बतानी थी कि मॉडल जो हम बनाएंगे उसके आउटकम हमेशा सेम पैटर्न पर नहीं निकलते, वो डिपेंड करता है हमारे डेटा पर कि इस डेटा से हम क्या क्या आउटकम निकाल सकते हैं।
अच्छा, अब ये बार बार अपनी अपनी ही बुक को वो बताता है कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं और ये बता रहे हैं कि आप चैप्टर नंबर 5 तक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो टास्क हैं रिग्रेशन से और क्लासिफिकेशन से, वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो जान जाएंगे कि किस तरीके से किस तरीके से बिल्ड हुए हैं और किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बिल्ड हुए हैं। और बाकी इस वाला जो ये वाली जो बुक है, इसमें थ्योरी भी अच्छी खासी एडेड है, ताकि हम जो चीजें कर रहे हैं, जो हम कोड करने वाले हैं, तो उसका हमें रीजनिंग भी पता हो कि क्या रीजन है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और इनके सोल्यूशंस क्या है। तो क्लासिफाइंग मूवी रिव्यू, अब बाइनरी क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल, टू क्लास क्लासिफिकेशन है वन ऑफ द। अच्छा, ये काफी ज्यादा कॉमन है मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम में। फिर ये कहते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम क्लासिफाई करने वाले हैं मूवी रिव्यूज को कि या तो ये पॉजिटिव हैं या फिर ये नेगेटिव हैं, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट कंटेंट, जो जो भी बेस है उस कंटेंट का, जो कंटेंट उस पर पड़ा है। तो अब ये कहता है कि जिस तरीके से हमने पहले डेटा सेट वहां से लिया था, इस केरास पे था, ये वाला डेटा सेट भी वहीं पे पड़ा है। यू विल वर्क विद IMDb डेटा सेट। ये क्या है? 50,000 हाईली पोलराइज्ड रिव्यूज। पोलराइज्ड रिव्यूज जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इधर उनको दो दो क्लासेस में अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। रिव्यूज हैं फ्रॉम इंटरनेट मूवी डेटाबेस से उठाए गए हैं। अच्छा, इनको 25,000 रिव्यूज को हमने ट्रेनिंग के लिए रखा, 25,000 रिव्यूज को टेस्टिंग के लिए रखा। ईच सेट कंसिस्टिंग ऑफ 50% नेगेटिव, और हर सेट के अंदर 50% नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज हैं। अब हमने बात की थी पहले एमनेस्ट डेटा सेट की, जिसके अंदर हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स पड़े थे, 100 डिजिट्स थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था। अब हमारे पास कैरास का ये वाला पैकेज है। हमने इस ये कहते हैं कि इसको हमने पहले से प्री प्रोसेस्ड किया हुआ है इस डेटा को। द रिव्यू सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब रिव्यू क्या है, रिव्यूज क्या है? ये डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स हैं, हैव बीन टर्न इनटू सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, जिसको टर्न कर दिया जाता है इंटीजर्स में ताकि उसका मॉडल का प्रोसेस हो सके। वेयर ईच इंटीजर स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक वर्ड इन अ डिक्शनरी। अब ये एक इंटीजर है, काइंड ऑफ इंटीजर, ये स्टैंड करता है डिफरेंट वर्ड्स जो डिक्शनरी के अंदर मौजूद हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। दिस एनेबल अस टू फोकस ऑन मॉडल बिल्डिंग, जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम मॉडल को बिल्ड कर सकें, ट्रेनिंग कर सकते हैं, एवोल्यूशन कर सकें, जो कि हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे। कि अभी क्योंकि इससे काम मैं प्री प्रोसेस कर चुका हूँ, वो कुछ और टिपिकल चीज होगी। तो ये कहता है कि अब चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे कि हमने रॉ टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करना है फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन अभी क्योंकि हम अभी एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं, तो अब अभी हम सेंटेंसेस पे नहीं जाएंगे, अभी हम ABCD पढ़ेंगे। द फॉलोइंग कोड विल लोड द डेटा सेट। ये जो आपका एक लाइन ऑफ कोड है, ये डेटा सेट को लोड करेगा व्हेन यू रन इट फर्स्ट टाइम। About 80 MB of data will be downloaded to your machine। जब भी आप इसको रन करेंगे तो आपके पास 80 MB का डेटा आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट लाइन में उसी सेम वे में क्या कह रहा है कि टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट से इंपोर्ट क्या कर लो, IMDb इंपोर्ट कर लो। उसके अच्छा बाद अब ये क्या कह रहा है? हाँ थोड़ा सा फोकस करिएगा, पहले क्या था, इमेज डेटा था, अब क्या है, टेक्सचुअल डेटा है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब मॉडल हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रेन करने के लिए जा रहे हैं। पहले इमेजेस को कैसे ट्रेन किया, अब वर्ड को, मतलब टेक्स्ट को किस तरीके से अपने मॉडल के अंदर डालेंगे, किस तरह से वो प्रोसेस होगा, उसका आउटकम क्या आएगा, इट्स टोटली डिफरेंट ना। आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जब इमेज आएगा तो क्या होगा, टेक्स्ट आएगा तो क्या होगा। मतलब ये दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट वे हैं। ठीक है, अब एक वेरिएबल बना रहे हैं ट्रेन डेटा, ट्रेन लेबल्स का, टेस्ट डेटा, टेस्ट लेबल्स का, और उसको ये किसके बराबर है ये वेरिएबल? एक IMDb डेटा सेट, और नंबर ऑफ वर्ड्स कितने उठा रहे हैं? 1000। अच्छा, हम इसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि 10,000 क्यों है। द आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ वर्ड 10,000 मीन यू विल ओनली कीप द टॉप 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्योरिंग वर्ड इन द ट्रेनिंग डेटा। हमने थोड़ा सा आगे जाके बोलो। यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आप मैक्सिमम अकरिंग वर्ड कहें तो ये क्या
एग्जैक्टली सेम वो डिक्शनरी का जो कॉन्सेप्ट है हम यूज करते हैं, जो हम वर्ड्स की डिक्शनरी बनाते हैं, ये वही है? नहीं, आई थिंक ये जो डेटा है और उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं उसकी एक डिक्शनरी है। जब जब ये इसको हाँ एग्जैक्टली, वेक्टराइज मेरा यही करता है, कहने का मतलब इम्बेड। था कि हम उसमें से डिक्शनरी बना रहे हाँ अच्छा, बेसिकली अब देखो इसमें ये समझने की बात। मतलब लाइक हम्म इस तरह से है जैसे आप कोई तुम ठीक कह रहे हो लाइक डिक्शनरी, मगर हम इसको यहाँ डिक्शनरी नहीं, हम यहाँ पर इसको मोस्ट एक्यूरिंग वर्ड लाइक जो कि एक फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड है, हम उसके साथ एम्बेड करने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप ठीक एक है। ऐसी चीज को उठा रहे हो जहां पे हम्म एम्बेडिंग हुई हुई है और उनको एक लेबल मिला हुआ है। आप क्या कर रहे हो, अब आप टैग्स दे रहे हो उसको कि भाई तुम उन नंबरों के साथ जाके इन टच हो जाना। लाइक जैसे इज बहुत आ रहा है, तो क्या होगा, जो आप टैग्स हम्म दोगे उसमें जो इज है वो एम्बेड हो जाएगा इज के साथ। क्वीन है तो क्वीन, मतलब एक सीक्वेंस में वो ये बताना चाह रही है कि मतलब जो सिक्वेंशियल डेटा होता है ये डिक्शनरी से नहीं, ये एम्बेडिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, ये जो तो ठीक हो रिव्यूज गया। हैं, जो जहाँ इसने डिक्शनरी का वर्ड यूज किया है ना पहले, जहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे तो बुक में यूज हुआ है, लेकिन वो इससे पहले भी, जहाँ पे इससे पहले या इसके बाद में एम्बेडिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे भी डिक्शनरी ही यूज हो रहा है। यहाँ समझने की बात यह है कि जैसे हम ये ऐसे देखें ना कि फॉर कितनी दफा यूज हुआ, इस कितनी दफा यूज हुआ, तो ऑलवेज अगर हम हर दफा उसको एम्बेड कर रहे होंगे तो सोचो हमारा वेक्टर कितना बड़ा होगा। हाँ तो मतलब वो वो क्या करता है, मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो यूज हुए हुए होते हैं उनको उनको ट्रेनिंग डेटा, एज अ ट्रेनिंग डेटा वो एज्यूम करता है। फिर रेयर वर्ड्स जो होते हैं, जो कम वर्ड्स यूज हुए होते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देता है। दिस अलाउज अस टू वर्क विद वेक्टर डेटा, जिससे आपका जो वेक्टर डेटा है एक मैनेजेबल साइज में आ जाता है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें देखना यही है कि हमें हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा मॉडल वही है जो लेस जो है वो जगह ले और वो जल्दी से फटाफट ट्रेन भी हो जाए। तो मतलब जैसे अगर आप हम लोग इस गूगल पे टाइपिंग करते हो, अगर जैसे आपने लिखा पेशेंट, ठीक है, तो वो अगला वर्ड खुद से आपको दिखाना शुरू कर देगा कि इससे रेलिवेंट हॉस्पिटल हो सकता है, फिर मतलब इस तरह से मेडिसिन हो सकता है। तो आप जब टाइप करना शुरू करते हो, आपने देखा है ना कि आपकी टाइपिंग में ऑटोमेट आगे चीजें खुद ब खुद दिखने लगती हैं कि तुम क्या ये टाइप करना चाहते हो, तुम क्या ये टाइप करना चाहते हो। अगर स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल की एम्बेडिंग जो होगी वो जैसे क्लासरूम, टीचर, तो वो क्या करेगा, आगे के प्रिडिक्ट करने लगेगा कुछ ऐसा लेटर कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक मतलब क्लास बनी हुई है, उसमें एक एक टाइप का मतलब एम्बेडिंग के जो वो हैं टोकन्स वो एक जगह रखे हैं इस तरह से, वो क्या करेगा, वो इस तरह से प्रिडिक्ट करता चला जाएगा। तो बेसिकली ये इसीलिए ये कह रही है कि ये चीजों को इस तरह से डिफाइन करा जा रहा है यहाँ पर कि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड यहाँ पर कौन से यूज होंगे वो उनको इस तरीके से दिखाएगा। अच्छा, इसमें ना मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी एम्बेडिंग्स की बात की, तो एम्बेडिंग से हम वन हॉट वेक्टर्स बनाते हैं, तो क्या हाँ, हम वन हॉट वेक्टर्स मैनुअल बनाएंगे या हमें लाइब्रेरी खुद बना के दे देगी? नहीं नहीं, हमें लाइब्रेरी खुद बना के देती है। मतलब आप कुछ कॉल एम्बेडिंग से करोगे, हम नहीं देखो, ये बने बनाई लाइब्रेरीज भी होती हैं, जब आप इसको कॉल करते हो तो ये जाकर सिंपली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अब आप जब जब जाओगे ना जो एज एक मिनट, एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट, वो जो हम जब वेक्टर का साइज जो होता है वो एक वेक्टर का साइज दूसरे वेक्टर के साइज से चेंज होता है, देन वी यूज वन हॉट इनकोडिंग। और जो एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग में हम जो वेक्टराइजेशन हो रही होती है एक टेक्स्ट के अंदर, तो उस टेक्स्ट को हम एम्बेड कर रहे होते हैं। ये एक इनफैक्ट ये काफी एक बड़ा सा टॉपिक है जो इस बुक में आई थिंक है आगे, और मोस्ट हाँ ये प्रोबेबली है। हमने इसको मिस ना किया हो, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है जिसमें टोकनाइजेशन भी बताएंगे। हाँ तो टोकनाइजेशन से पहले वो टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं, उससे पहले एम्बेडिंग बताएंगे, वो सारा कुछ आई थिंक आने वाला है। हाँ आगे इट वुड बी चैप्टर में कमिंग, है आई कि वो थिंक। किस तरीके से, हाँ नहीं नहीं है, बैग ऑफ टोकन बनेंगे, किस तरीके से बैग ऑफ टोकन बनते हैं, ये सब हाँ है हाँ आगे। हाँ। और ये काफी हेल्पफुल होगा हगिंग फेस पे जब आप जाओगे उस समझने के लिए, तो इस बुक को बेसिक समझ के चलते रहना, इसको खुद से भी देखते रहना कि जब भी टाइम मिले।
अच्छा, ये कहता है कि ये वाला जो 1000 वाला चक्कर है, इसको करने से क्या हो गया कि 8800 पता नहीं 8000 या 88,000 समथिंग यूनिक वर्ड जो है वो ट्रेनिंग डेटा में नहीं आए और इसकी वजह से वो लार्ज नहीं हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को समझना और करना आसान हो गया। द वेरिएबल ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा आर लिस्ट ऑफ रिव्यूज, ईच review is a list of word indices encoding a sequence of words। अच्छा, यहाँ पे अब ये इनकोडिंग की बात कर रहा है। पहले तो इसने क्या किया है, ट्रेन डेटा को देखा है कि 0 के ऊपर कौन सा एरे पड़ा है और उसको इसने चेक कर लिया कि क्या पड़ा है। तो अच्छा, तुम लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे अपनी नोटबुक खोल ली है और इस नोटबुक में वहाँ पे जो कुछ भी था, उसको हमने सिर्फ एक हमने क्या किया था, सिर्फ एक सेल चलाया है जिसके अंदर हम डेटा लेके आए हैं और उसको वेरिएबल में सेव करा है। और अब हम इसको चेक कर लें कि हमारे पास 0 पे क्या पड़ा है। तो ये बता रहा है कि 0 के ऊपर आपके पास ये चीजें हैं और अच्छा, इस ये हर वो नंबर टोकन का पड़े, एक ठीक है वर्ड। ना? नहीं, ये हाँ। सारे वो टोकन है। अच्छा, अब 101 पर ऐसा भी हो सकता है कि फायर हो, ठीक है? अब जब वर्ड्स फायर हैं। आएगा वो क्या करेगा, 104 पर ही जाकर एम्बेड हो जाएगा, ठीक है? ऐसे अगर ब्लास्ट आया है और वो अगर 3 पे मौजूद है, तो जब भी उसमें वो आएगा तो वो जाके उसी से एम्बेड हो जाएगा, बाकी वो डिस्को। इस तरीके से ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये समझो ये उनको वो टोकन दे दिए गए हैं अल्फाबेट, वो उन वर्ड को। और ये बताएगा कि 0 पर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, अगले अगले इंडेक्स पे कौन सा नंबर आ रहा है। इस तरह से ये डिफाइन करेगा। यहाँ जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये वो टोकन है जो उनको असाइन कर दिए गए हैं, ठीक है? इनके पीछे वर्ड है। अभी आप आगे वर्ड भी देखोगे कि ये 101 पर कौन सा वर्ड पड़ा है, 3 पे कौन सा वर्ड पड़ा है, ठीक हम्म है? हम्म 14 हम्म हम्म वर्ड पड़ा है। हम्म। अच्छा, ये कह रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम टॉप 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स रखें, नो वर्ड्स इंडेक्स विल एक्सीड, और इससे ज्यादा 10,000 से ज्यादा एक्सीड ना हो तो यहाँ पे हम एक लाइन ऑफ कोड रन करेंगे जिसमें हम उसको मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं कि भाई तुमने बस इतना रखना है, और मैक्सिमम वैल्यू बता के और उसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता के और इसको चेक करते हैं। तो अब ये सबको पता है कि क्योंकि ये 10,000 है, तो ये क्योंकि 0 से काउंट करता है तो ये 9,999 आएंगे। ठीक है। For kicks, here is how you can quickly मैम वैसे decode। अच्छा। बोलो। मैम ये अगर हम इनकी ट्रेन डेटा की या टेस्ट डेटा की शेप देखें उसके अंदर तो 25,000 है। इसमें हाँ 50,000 रिव्यूज है, उसमें ट्रेनिंग में 25,000 है, टेस्टिंग में 25,000 है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया है 10,000 ना, तुम जब अपने पास प्रैक्टिस करोगे तो तुम 10,000 की जगह 5,000 ले लो, 15,000 ले लो, हर लाइन में जहाँ पे चेंजेस हो सकती हो। अब यहाँ पे मैंने 0 चेक कराया ना, तुम 0 ना चेक कराओ, तुम देखो 1 पे क्या पड़ा है, तुम देखो 10 पे क्या पड़ा है। तो ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि जिनसे तुम लोगों को फायदा होगा। ठीक है। आई होप कि पता नहीं मुझे मैं क्वेश्चन गलत ना समझी हूँ। वर्ड इंडेक्स इज अ डिक्शनरी मैपिंग वर्ड्स टू एन इंटीजर। अच्छा, इसमें इसके इसके प्रोसेस में एक जगह ऐसा होता है कि हम उन जब जो जिन जिन रिव्यूज को हमने नंबर्स में चेंज कर दिया, हम उन नंबर्स को दोबारा से टेक्स्ट में चेंज करते हैं। वर्ड इंडेक्स इज अ डिक्शनरी, वो ये जो हमारे सारे वर्ड्स हैं ये एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मैप हुए हैं वर्ड, और ये एक इंटीजर वैल्यूज हैं। फिर हम इसकी रिवर्स मैपिंग करते हैं और उनको दोबारा वर्ड्स में लेके आते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग रिव्यूज बैक टू द टेक्स्ट। डिकोड द रिव्यू, नोट दैट द इंडाइसेस आर ऑफसेट बाय 3 बिकॉज 0 1 2 आर रिजर्व इंडाइसेस ऑफ पैडिंग। अच्छा, पैडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने इसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली यूज कर लिया है। पैडिंग की ना ही अभी हमने मैक्स पूलिंग पढ़ी है ना हमने पैडिंग पढ़ी है। बहरहाल पैडिंग एक जो है, जो वेक्टर्स हमारे होते हैं उनकी चारों साइड्स पे हम 0 अगर ऐड कर दें, जीरोज या वैल्यूज ऐड कर दें, तो वो उसकी पैडिंग कहलाती है। वो क्यों करते हैं इसको भी हम बहुत इन डेप्थ आगे आगे इन्हीं चैप्टर्स में आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इसने ये टर्मिनोलॉजी यूज कर दी कि जो पैडिंग है वो सीक्वेंस से है तो और वो अननोन है, तो हमने इसकी जो ऑफसेट इसको
3 पे कर दिया है। बाकी ये कोड है जिसमें ये कह रहा है कि आप इसको इस वाले जो हमारे पास इंडेक्स में जो नंबर्स पड़े हैं दोबारा उनको वर्ड्स में ले जाओ। तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको हम दोबारा वर्ड्स में क्यों लेके जा रहे हैं? You can't directly feed list of integers into neural network. They all have different length. अच्छा, ये वाली चीज हम बहुत दफा पढ़ेंगे। इसका छोटा सा एक वो समझ लो बस, कि जब हमारे पास खास तौर पे खास तौर पे नहीं, टेक्सचुअल ही डेटा होता है। जैसे हम पिक्चर्स को नहीं सारी कोई रेजोल्यूशन बराबर कर देते हैं ताकि ट्रेनिंग में जाए तो 28x28 ही हो, या वन 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 समथिंग का अगर वो है 128 है तो दोनों तरफ से रेजोल्यूशन उसकी बराबर हो, तो हमारा जब ट्रेनिंग डेटा मॉडल में जाता है तो बेटर वे में ट्रेन होता है। तो इसी तरह से टेक्सचुअल जब डेटा होता है हमारे पास, तो उसके साथ क्या होता है कि अगर एक वेक्टर हमारा छोटा बना है, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इंपॉर्टेंट थिंग इन एनएलपी। जितने जितने भी हमारे पास टेक्स्ट के वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उसमें प्रॉब्लम होता है। तो वो कहते हैं कि जो अगर इसकी लेंथ जो है डिफरेंट लेंथ है, बट अ न्यूरल नेटवर्क वो एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो कॉन्टिग्यूअस बैचेस ऑफ डेटा हो और उसमें सारे जो हमारे पास वेक्टर्स हो वो तकरीबन सेम लेंथ के हों। जिस तरह से अगर हम इसकी छोटी सी मिसाल लें कि जब हम मैट्रिक्स मैनुअली सॉल्व कर रहे होते हैं, मैट्रिसेस को अगर याद हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर रोज या कॉलम्स में से कोई एक चीज कम या ज्यादा होती है दो मैट्रिक्स में, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन में एरर आ जाता है, वो हम नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अब उसके लिए डिफरेंट चीजें करते हैं। अच्छी अप्रोच ये है कि जैसे हमारे पास एक एक वेक्टर है, वो छोटा सा है, जैसे मेरा नाम अनम है, और एक वेक्टर है जिसमें मैं अपनी एजुकेशन बता रही हूँ जो कि 4 लाइनों पे है, या 3 लाइनों पे है, 2 लाइनों पे है। उसका जो बैलेंस है उसको सही करने के लिए जब वो उसको वेक्टर करेगा तो जो छोटा वाला जिसमें जिसकी लेंथ छोटी है उसमें हम जीरोस ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पे अभी ये नहीं कर रहे, यहाँ पे ये इसको वन हॉट एंड कोड करेंगे, और ये जीरोस ऐड करने वाला भी हम आगे देखेंगे, वो भी इतना मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं है। बस सिंपल कुछ लाइन ऑफ कोड्स होती है जिनसे सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी ये यही बता रहे हैं कि हमने, क्योंकि हमारा पहला जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि हम ये देखें कि हम मॉडल के अंदर जो हम डेटा दे रहे हैं क्या वो उस कंडीशन में है कि जिस कंडीशन में मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है। तो you have to turn your list into tensors. There are two ways to do that. अब ये two ways बता रहे हैं। एक तो pad है, pad your list so that they all have the same length, कि आप उस vector के sides में padding कर दें। Turn them into a integer tensor of shape जैसे sample maximum length, and start your model with the layer capable of handling such integer tensors, the embedding layer, which will cover in detail later in the book. ये वाली भी चीज जो अभी ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बता रहा है कि एम्बेडिंग लेयर उसके अंदर आप ऐड कर दें और वो फिर इंटीजर टेंसर जो है वो बेहतर कैपेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर कि वो मॉडल उसको हैंडल कर सके। देन और मल्टी आप ये हॉट मतलब ये कंप्लीटली डिफाइन भी करेगा पैडिंग आपने कैसे लगानी है, क्यों लगानी है, क्योंकि कोई फीचर की इंफॉर्मेशन लैक ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा मॉडल सही से ट्रेन ना हो पाए। तो इसलिए मतलब वो आगे पूरा डिफाइन करेगा कि पैडिंग किस तरह से होनी है। तो मतलब आप लोग घबराइएगा नहीं कि मतलब ये चीजें क्या क्या आ रही हैं। हर चीज की आगे जब तक ये पूरी किताब चलेगी ना, हर चीज की आगे पूरी डिटेल होगी। बस इसको ऐसे समझते जाओ कि एक चीज है, पहले हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जैसे अगर हम घर बना रहे हैं तो हमने डिफाइन कर दिया ये रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये टेरेस है। अब उसमें हम कहेंगे अब इसमें फर्नीचर डालना है क्योंकि इसमें तो हमें रहना भी है। फिर हमारा एस्थेटिक सेंस ये है तो दीवार का कलर ये हो तो उस पर ऐसी सीनरी हो, तो ये चीज है। हम पहले अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और स्ट्रक्चर बना लेंगे, और उसके बाद फिर वो कहेगा अच्छा अब अगर ये मसला आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो चलो जी अब इस मसले को ऐसे हल कर लो। फिर क्या ये मसला आ जाए तो उन मसलों को सुनते हुए और उसके बाद हम उसमें पैडिंग भी ऐड करेंगे, मैक्स पूलिंग लेयर्स भी ऐड करेंगे, डेंसली कनेक्टेड लेयर्स को किस तरीके से हम मैनिपुलेट और तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। T-Hut encode your list to turn them into vectors of zeros and ones. This would mean, for instance, turning the sequence. अच्छा, ये वाली बात अर्शी, ये वाली बात ये देखना, ये कहता है कि जितने आपके वेक्टर्स हैं मल्टी हॉट इनकोड इसको 0 और 1s पे वो कर दे, और इसके 10,000 डायमेंशनल वेक्टर बना देगा।
10,000 डायमेंशंस आ जाएंगी इसमें। दैट वुड बी ऑल जीरोस एक्सपेक्ट, ये सारी जीरो होंगी इंडाइसिस 8 और 5 के अलावा। इंडाइसिस 8 और 5 आई थिंक इसके लेबल्स होंगे विच वुड बी वंस, और जो लेबल्स को वो आइडेंटिफाई करेगा वो वंस से करेगा, वो सिर्फ वंस में होंगे। देन यू कुड यूज अ डेंस लेयर केपेबल ऑफ हैंडलिंग फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर डेटा, और फिर ये डेंस लेयर जो होगी केपेबल हो जाएगी कि जो आपका डेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स में है उसको वो एज अ फर्स्ट लेयर ऑफ मॉडल जिसपे वो रैंडमली उसको इनिशिएट कर देगा तो वो कर दे। आई डोंट नो। अच्छा, इसके बाद कहते हैं लेट्स गो विद द लेटर सोल्यूशन टू वेक्टराइज द डेटा विच यू विल बी मैनुअली फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी। अब इसको हमने मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए इसने इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिस्क्राइब किया है कि आप जो सीक्वेंस आपके पास सीक्वेंसेस जो है वो हम इनकी लैंग्वेज में सेंटेंसेस को बोलते हैं, और जहाँ पे भी सीक्वेंस का वर्ड आए तो ये मतलब ये इसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन जहां तक जितना मैंने पढ़ा है सीक्वेंसेस ज्यादातर सेंटेंसेस को बोल रहे होते हैं। ये कहते हैं ये क्या करेगा, ऑल जीरो मैट्रिक्स ऑफ शेप लेंथ सीक्वेंसेस डायमेंशन, एक हर 1000 की डायमेंशन पे एक ही लेंथ में सारे सीक्वेंसेस को क्रिएट कर देगा। देन क्या करेगा, सेट्स स्पेसिफिक इंडाइसेस रिजल्ट, कुछ स्पेसिफिक इंडाइसेस हैं, आई थिंक ये उसकी बात कर रहा है, इनकी जो लेबल्स है उनकी बात कर रहा है कि उनको ये सिर्फ जो है वंस के ऊपर सेट कर देगा, और फिर वेक्टराइज करेगा ट्रेनिंग डेटा को, और ये इस यहाँ पे ये सारे कोड में इसको ये बता भी रहा है। और उसके बाद जब इसने दोबारा जिस तरह से हमने पहले चेक किया था मैम एक्सटेंड को 0 पे, ये हमें फंक्शंस खुद ही बनाने होंगे, कोई ऐसा नहीं प्री डिफाइंड अंदर लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हो इन सब ये चीजें करने के लिए? ये तो बहुत ज्यादा आपको खोल के फंक्शन इसलिए भी बता रहा है कि हम समझ पाए कि बैकएंड पे हो क्या रहा है, वरना ये चीज तो मशहूर है ना पाइथन के लिए कि पीछे 1000 लाइन ऑफ कोड चल रहा है लाइब्रेरीज में, डिफरेंट लाइब्रेरीज में पड़ा है, आप उसको उठाए और चला लें। ऐसे भी अभी भी कर सकते हो और अभी भी तुम लोग मॉडल ट्रेन कर लोगे, लेकिन क्या होगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब अब जहाँ मैक्स पूलिंग यूज हो रही है, क्यों यूज हो रही है भाई, वन हॉट एनकोडिंग हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। अब फिर जब ये नहीं पता होगा तो फिर जब तुम अपना मॉडल ट्रेन करोगे तो कैसे पता कर सकते हो कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन लगेगा तो ये वाले रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। दैट्स वाई चैट जीपीटी के होते हुए भी हम लोगों की जरूरत खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, चैट जीपीटी से भी क्या पूछना है, क्या उठाना है और क्या उठा के मॉडल में लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हम यकीन करो हम इन डेप्थ नहीं जा रहे, अगर जो चीजें मैंने प्लान की हुई है अगर बहुत डेप्थ में जाए तो शायद 4-5 साल लग जाएंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर 3 to 6 मंथ्स के अंदर हम इसको खत्म करें। तो ये एक छोटा सा कोड है। अच्छा, अब जो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं वो छोटी छोटी चीजें ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से इतना सा कोड निकालो, इसको चैट जीपीटी पे लेके जाओ और उससे पूछो कि इस लाइन में क्या हो रहा है, सिर्फ तुम एक क्वेश्चन मार्क भी लगा दोगे तो वो बता देगा कि क्या हो रहा है। अब तुम्हें लगता है पूरा कोड मुझे समझ में आ गया, बस इतना समझ में नहीं आ रहा, तो तुम पूरा कोड कॉपी करो, चैट जीपीटी पे डालो डालो और उससे पूछो लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, रिजल्ट वाली लाइन में क्या हो रहा है। वो इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन देगा, मुझसे तो बहुत अच्छी देगा, मतलब ऐसा समझ में आ जाएगा फिर कभी भूलोगे नहीं, आसान हो जाएगा। इतनी चीजें मुश्किल नहीं है आसान। अब ये दिखा रहा है, देखो अब सारा डेटा हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ रहा है, जो हमने पहले चेक किया था वो हमारे पास इंटीजर्स थे, अब हमारे पास जितना डेटा 0 और 1 की वैल्यूज में है और फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अपने आप लेबल्स को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक आपके पास कोड है, आप अपने लेबल्स को भी आराम से वेक्टराइज कर लो, तो यहाँ आपके लेबल्स भी वेक्टराइज हो गए। अब कहते हैं नाउ द डेटा इज रेडी टू बी, अब आपका डेटा इस काबिल हो गया है कि ये न्यूरल नेटवर्क में फेड हो सकता है। द इनपुट डेटा इज वेक्टर्स एंड द लेबल्स आर स्केलर, जो हमारे पास इनपुट डेटा है ये वेक्टर्स हैं और हमारे पास जो लेबल्स हैं वो स्केलर्स हैं। स्केलर्स में 0 और 1 है, मतलब वो क्योंकि या तो वो यस है या नो है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम सेटअप यू आर एवर एनकाउंटर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बुक है और बेसिक बुक है तो ये बता रहे हैं ये एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है जिसको आप देख सकते हैं। अ टाइप ऑफ मॉडल दैट परफॉर्म्स, अच्छा लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही है ये मत सोचना कि हर मॉडल में यही चीज इसी तरीके से हो रही होती है।
हर मॉडल की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है और मल्टीपल मॉडल से चीजें एक्सट्रैक्ट करके एक मॉडल बना सकते हैं। समटाइम्स आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो भी हो सकती है कि उसके जैसा मॉडल बिल्कुल एज इट इज कहीं पड़ा, आप उठाएं उसको, रन करें उसके डेटा पे और दे दें। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। A type of model that performs well on such a problem is a plain stack of densely connected layers with value activation. अगर हम टाइप ऑफ मॉडल को देखें तो वो क्या कि इतना अच्छा वेल परफॉर्म कर रहा है, वो है क्या? वो स्टैक ऑफ डेंसली कनेक्टेड लेयर्स है और उसके ऊपर हमने क्या लगाया? वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टू की आर्किटेक्चर डिसीजन टू बी मेड अबाउट सच अ स्टैक ऑफ डेंस लेयर। अब आपके पास टू की एट्रीब्यूट्स है। टू आर्किटेक्चर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी लेयर्स टू यूज, कि आपने कितनी लेयर्स यूज करनी है। हाउ मेनी यूनिट्स टू यूज फॉर ईच लेयर, कि कितने यूनिट आप हर ईच लेयर में लगाएंगे, जिस पे बहुत डिस्कशन, हमने भी अपनी क्लास में बहुत डिस्कशन की थी कि ये 512 क्यों है, ये 16 क्यों है। और लेकिन हमें कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में उनको चेंज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं आई, जहां तक मुझे लगता है कि एक अगर आपके पास आर्किटेक्चर पड़ा होता है और उसमें आप लिटिल चेंजेस या बहुत ज्यादा चेंजेस या फिर 4-5 मॉडल्स को मिला के बना रहे होते हैं, तो उसमें जो ये चीजें डिफाइन होती है ना, जैसे यहाँ पे से यूनिट डिफाइन किए हुए हैं, वहां पे 512 फीचर्स डिफाइन किए हुए थे, तो जनरली उन्हीं के ऊपर रन हो जाता है। लेकिन स्टिल ये एक अच्छी अप्रोच है कि इन यूनिट्स को भी चेंज करके देखो, कि इन यूनिट्स को चेंज करने से जब हम ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कभी अगर आपने यहाँ पे चेंजेस करनी हो तो इनको कम या ज्यादा करने से क्या चेंजेस आ सकते हैं। टू इंटरमीडिएट लेयर विद 16, यहाँ पे हम देख रहे हैं दो लेयर्स हैं 16 यूनिट्स की, और थर्ड लेयर है जो कि आउटपुट की ये इस अच्छा ये क्या करे, प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द सेंटिमेंट ऑफ द करंट रिव्यू। ये आखिर में, सबसे आखिर में एक प्रिडिक्शन कर रहा है कि क्या है रिव्यू, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और बीच में दो डेंस लेयर्स हैं जिसमें से हमारा डेटा गुजर के आएगा। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंच गए? 752 हो गए। shows what the model looks like and the, अच्छा अब यहाँ पे देखो, इसी का हम कोड देख रहे हैं कि इस कोड को हमने यहाँ पे चला के भी देख लेते हैं। इसी तरह से तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी अपनी एक नोटबुक बना लो, और यहाँ पे नहीं भी बना रहे तो किताब वहां से उठा लो। 7 PM वाली चैट से, और उसके बाद बना लो। अच्छा, क्या करेगा? पहला आर्ग्यूमेंट बीइंग पास टू ईच डेंस लेयर इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स इन द लेयर। ये जो नंबर ऑफ यूनिट है वो लेयर के, डेंस लेयर के यूनिट्स हैं। द डायमेंशनलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्पेस ऑफ द लेयर यू रिमेंबर फ्रॉम ईच डेंस लेयर विद द रेलवे इन द फॉलोइंग चेन। अच्छा, यहाँ पे इसके यूनिट का जो वो है वो इससे भी हो सकता है कि हमने 2 चैप्टर में पढ़ा था कि हम जो आउटपुट हमारी आती है वो इसकी वजह, ये वाला फंक्शन होता है जिसकी वजह से होती है, जिसमें हमने पहली लेयर के अंदर रेलू फंक्शन लगाया होता है। डॉट प्रोडक्ट है हमारी इनपुट, हमारा वो डेटा है, जो डेटा हमने इसको दिया है। उसके बाद वेट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वेट्स जनरेट हो रहे होते हैं लेयर्स के दरमियान, प्लस बायस है। अच्छा, क्योंकि हमने न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है अब, और यहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे, और इसका एक्सपोजर हम अलग जगहों से भी लेंगे, तो वहां पे ऐसा कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज देखेंगे जिसमें हमें वो सारा कुछ बता रहा हो कि वेट्स कैसे, जैसे हमारे पास लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर डेटा है, डेटा जो है नंबर्स में, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ बॉक्सेस में, अगर हम चेक बॉक्सेस की तरह बात करें तो मुख्तलिफ बॉक्सेस में मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं। उन नंबर्स के बीच में प्लस और मल्टीप्लीकेशन हो रही है, उन मल्टीप्लीकेशंस की वजह से वेट्स जनरेट हो रहे हैं, और फिर वो वेट्स जो है वो 22 से प्लस हो रहे हैं। तो ये चीजें, ये कोई एक 6-7 मिनट का वीडियो मिल जाएगा कहीं से जो अच्छे से समझा सके तो वो देखेंगे, और इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। ये वो चीजें हैं जो ऑलवेज रिपीट होती रहती है, इतनी ज्यादा रिपीट होती हैं कि बंदा कहता है बस अब मुझे आ गया है। ये मैम रेलू अच्छा, क्या होता है? रेलू एक फंक्शन है जो हमारी, जो जब हमारा डेटा आ रहा होता है वो नंबर्स में चेंज हो रहा होता है, तो वो जितनी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको जीरो में चेंज कर देता है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनको एज इट इज छोड़ देता है। तो अब बेसिकली फिर हम देखिए कहेंगे ये क्यों करते हैं हाँ। हम? ये और करते हम इसलिए इसलिए है कि हमारा जो मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना, इस फॉर्मेट में मेरे पास चीजें आने वाली हैं,
उस फॉर्मेट पे लाने के लिए हमें ये सारे फंक्शन लगाने होते हैं। हाँ अर्शी बोलो। हाँ मतलब नहीं, तुम सही बता रही हो। रीलू मतलब बेसिकली एक एल्गोरिथम ही है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब जो क्लास के बीच में मुझसे क्वेश्चन किया था उसका मैं आंसर दे दूं। ये थोड़ा सा ये वाला कोर्स हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ है कि हम मॉडल बना सकें, मॉडल को ट्रेन कर सकें, उसकी डिप्लॉयमेंट कर सकें, उसकी इंटीग्रेशन कर सकें। उसके बीच में जितनी चीज़ें, जितनी लाइब्रेरीज हमें ज़रूरी लगती हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करने की, जिसमें पाईटॉर्च भी होगी। और एनएलपी का बेस है हमारे पास हगिंग फेस, तो हम हगिंग फेस को भी ट्राई करेंगे कि हगिंग फेस को भी हम कवर कर लें। फिर एंड में बिल्कुल हम कोई अच्छा कंप्यूटर विजन का मॉडल या एनएलपी का मॉडल लेके उसको ट्रेन करके डिप्लॉय भी करें, इंटीग्रेट भी करें, और देन हम उसको किसी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट कर सकें या फिर हम उसको ऐप से कनेक्ट कर सकें। और इस काम में जो भी कामयाब होगा कंफर्म है कि वो अपॉइंट हो जाएगा, हमारे साथ ही होगा वो। क्योंकि हमारे पास काम होता है लेकिन हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं होते। पीछे से हमें ऐसे लोग नहीं मिलते कि जो फुल स्टैक डेवलपर्स हों, जिनको सारी चीजें आती हों। तो ये इस कोर्स का पर्पस है। और आई होप कि ये कोर्स खत्म हो तो अगर 4-6 लोग भी निकलते हैं तो 4-6 लोग यहाँ पे आए, यहीं पे पढ़ाएं, और फिर वो 50-60 लोग निकले और इस तरह से ये चेन बनी रहे और चलती रहे। अच्छा, हैविंग 16 यूनिट्स मीन द वेट मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये सारा वेट मैट्रिक्स को समझा रहा है कि वेट मैट्रिक्स को हमने किस तरीके से किस वर्ड से डोनेट किया था, डब्लू से। इनपुट डायमेंशन ये कह रहे हैं 16 थी। द डॉट प्रोडक्ट क्या है, W will project the input data onto 16 dimensional representations space। ये अर्शी तुम्हें अगर समझ में आ रहा है, ये बहुत इन डिटेल है बैकएंड का। क्या क्या है नाम? ये 16 जो हम वहाँ हमने 512 फीचर्स यूज किए थे पिछले वाले उसमें ना, यहाँ पे हम हाँ 16 यूनिट्स यूज कर रहे हैं। 16 यूनिट्स को ये कह रहे हैं कि 16 जो यूनिट्स हैं ये इसकी 16 डायमेंशंस हैं इस इनपुट डेटा की। और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको रिप्रेजेंट करिए कि ये रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा की। देन यू विल ऐड, फिर हम उसमें ऐड करेंगे बायस। जो हमने ऊपर ये देखा था ना, ये चीजें मुझे बहुत खराब लगती हैं। ये इसने यहाँ पे बायस ऐड किया है। हाँ हाँ। और ठीक है। मतलब वो वेट जो उसने जनरेट करे वो है, और जो इनपुट है हाँ। उसके अंदर जो हमने डाला हुआ है, और जो अब वो प्रोसेस होके वेट आ रहा है उसका वो है। फिर रीलू क्या कर हम्म। रहा है, ये मतलब ऑलगैरिथम है जो जो वेट जनरेट हो रहे हैं और जो इनपुट हमने दिया है और जो उसमें बायस है, उन सबको कैलकुलेट करके ओवरऑल वो एक वैल्यू दिखाएगा कि भाई जो हम्म। हमारा लेबल मौजूद है उससे जाकर वो किस हद तक मतलब मैच कर रहा है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज है, ये बहुत लंबी बात है लेकिन इसको मैं लंबा नहीं करूंगी। इसको ये हमें आते आते समझ में आएगी क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन देर से होती है। हाउ मच फ्रीडम यू आर अलाउइंग द मॉडल टू हैव व्हेन लर्निंग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम एक चूहे को ले लें और चूहे को हम एक जगह बांध दें और उसकी एक रस्सी को लंबा रखें कि बस ये यहाँ तक जाए, इससे आगे ना जाए। तो हर मॉडल को हमें एक बाउंड्री के अंदर रखना जरूरी होता है कि वो इसके अंदर रहे। आप 0 और 1 भी नहीं कर सकते कि बस ये या तो व्हाइट है या ब्लैक है, क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसी चीज है जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत काउंट करती है। समटाइम्स अ पर्सन कैन से व्हाट अ मूवी, इट्स अ बॉम्ब। अगर वो बॉम्ब है तो वो उसको कहेगा ये तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव में डाल दो, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है वो। तो हम यहाँ पे एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं, इसको कह रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन स्पेस है, जिसमें हम